हे छठी मैया, मेरी गुंजन का ब्याह अच्छे से कर देना। 25 की हो गई है, ना जाने कब मेरी बेटी का ब्याह होगा। उसकी उम्र की लड़की शादी करके अपने ससुराल भी जा चुकी है। सब कुछ हंसी खुशी कर देना मैया। मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना। अरे सविता बहन, तुम्हारी बेटी का ब्याह तो बचपन में ही तय हो गया था ना, तो छठी मैया से ऐसा क्यों कह रही हो? सब अच्छे से कर देना। 25 की हो गई है, बेटे वाले नाम ही नहीं ले रहे ब्याह कर ले जाने का। अरे ना करनी तो हम भी कहीं और ब्याह दे बेटी को। सही बात है सविता बहन, चिंता ना करो, छठी मैया है ना, सब कुशल मंगल होगा। चलो संध्या अर्घ देते हैं। जिसके बाद सारी औरतें सूर्यदेव को संध्या अर्घ देती हैं और छठी मैया की पूजा करती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सविता जी को हमेशा बेटी के ब्याह की चिंता सताई रहती थी। एक दिन, अरे सविता, ये लड्डू का मेरे राघव की शादी लग गई है। राघव की शादी लग गई? सब छठी मैया की कृपा है, बुरा मत मानना। लेकिन तेरी गुंजन मेरे राघव से बड़ी है, ज्यादा दिन बेटी को घर में बैठाना ठीक नहीं है। अगर लड़के वाले ना कह रहे हैं तो कहीं और ब्याह दे। चल अब मैं चलती हूँ। रागिनी कविता के मुंह में लड्डू खिलाकर वहां से चली जाती है। वहीं सविता जी सोच में पड़ जाती हैं। शाम में, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह गुब्बारे जैसा क्यों फूला है? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसकी मजाल जो मुझे कुछ कहेगा? रागिनी के बेटे की शादी लग गई है, हमारी गुंजन से छोटा है। अरे राजीव भाई साहब से बात करो। अगर उनके शुभम को अभी शादी नहीं करनी तो हम कहीं और देखें। पूरे बिरादरी को पता है कि दोनों के बीच में रिश्ता तय हुआ है, लेकिन अब शादी डीले करके भाई साहब हमारी बदनामी करवा रहे हैं। तुम अपनी बीपी और शुगर मत बढ़ाओ, मैं जल्दी ही उनसे बात करता हूँ। वहीं कुछ दिनों बाद पुनीत जी अपनी जिगरी दोस्त राजीव को बाजार में मिलने के लिए बुलाते हैं। भाई मिलना था तो घर में मिल लेते, ऐसे बाजार में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई तो बच्चों के जीवन के लिए किए गए फैसले के वादे के बारे में भूल गया लगता है। अरे नहीं नहीं भाई, भूला नहीं हूँ, मुझे भी इस बारे में बात करनी थी। जिसके बाद दोनों दोस्त चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीते हुए बातें करने लगते हैं। भाई मैंने शुभम से कई दफा कहा कि शादी कर लो, अब उम्र हो गई है, लेकिन वो कहता है कि अगर गुंजन को शादी करके वो घर लाएगा तो कहाँ रखेगा। हमारे हालात कितने बुरे चल रहे हैं, इससे तो तुम वाकिफ हो ही भाई। हाँ शुभम की बात तो सही है, लेकिन जिसे उस घर में रहना है एक बार उससे तो हम पूछ ही सकते हैं ना। मैं भी एक बार घर जाकर इस बारे में सबसे बात करता हूँ। फिर दोनों दोस्त अपने घर वापस चले जाते हैं, जहां पुनीत जी अपने घर पर बात करते हैं और राजीव जी अपने घर पर। शुभम, आज मैं पुनीत भैया साहब से मिला था और वो शादी करिए कह रहे थे। पापा आपको पता ही है हम इस हरी सब्जी के खेत में कैसे गुजारा कर रहे हैं। अगर गुंजन यहाँ रहने के लिए तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उसके भले के लिए ही सोच रहा था कि घर बन जाता तो शादी करता। वहीं गुंजन के घर पुनीत घर वालों को सारी बात बताकर उनसे राय लेते हैं। पापा, जब मुझे उसी घर जाना है तो अब जाऊं या कल जाऊं, बात तो एक ही है। और रिश्तेदार भी अब बातें बनाने लगे हैं। हाँ जी, और अब उसी घर जाना है तो शादी कर दे वहीं, ठीक है। दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों परिवार वाले मिलकर रिश्ता पक्का करते हैं और शादी की डेट निकलवा देते हैं। वहीं राजीव जी के घर। अच्छा है कि शुभम की शादी गुंजन से पक्की हो गई। इसी बहाने अब गुंजन के आने से घर में दहेज का सामान आएगा तो थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। हाँ माँ, और फिर इतना तो सुकून रहेगा कि भाभी के आने के बाद हम कुएं पर मिट्टी में कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धुल जाएंगे। सुगंधा जी खुद तो खेत में 2 कमरे के घर में रह रही थी, लेकिन उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि बहू आए तो ढेर सारा दहेज लाई, जबकि उनके खेतों के घर में आधा समय तो लाइट रहती ही नहीं थी। वहीं गुंजन के घर, अजी इतना सामान देने की क्या जरूरत है? दहेज के पैसे हम गुंजन के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, वो ठीक रहेगा। उसके ससुराल में तो आधे समय लाइट रहती ही नहीं है, फिर इस फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन का क्या ही फायदा। मेरा भी यही ख्याल था सविता, और वैसे भी राजीव भाई साहब का जब से बिजनेस ठप हुआ है उनके हालात खस्ता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बड़े धूमधाम से ब्याह करेंगे। जिसके बाद धीरे धीरे गुंजन और शुभम की शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। जहां पुनीत जी ने शादी में अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च किया, तो वहीं राजीव जी बड़े ही सिंपल बारात लेकर आते हैं और बहू बेटे को ब्याह कर ले जाते हैं। गुंजन विदा होकर अपने हरी सब्जी के खेतों के ससुराल में आती है, जहां बैकग्राउंड में एक ढोल वाला ढोल बजा रहा था और आस पड़ोस की औरतें और सुगंधा जी बहू के स्वागत के लिए खड़ी थी। आज मेरी कलौती बहू आ गई है। मानना पड़ेगा काकी, आपकी बहू तो बड़ी सुंदर है। बड़े घर की लड़की लग रही है पहनावे ओढ़ावे से।
तुम्हारे तो नसीब खुल गए सुगंधा जी, जो तुम्हारे हरी सब्जी वाले खेतों के घर में इतनी बढ़िया बहू आ गई है। अरे हटो बहन, तारीफ कर रही हो या बेइज्जती? हटो, मुझे मेरी बहू का स्वागत करने दो। सुगंधा और नीता मिलकर गुंजन का नए ससुराल में वेलकम करती हैं। भाभी, नए घर में आपका स्वागत है। अब से यही आपका घर है और यहाँ की जिम्मेदारी भी आपकी। कुछ देर सभी मेहमान रुककर वहाँ से चले जाते हैं। बहू, ये 2 कमरे का ही घर है, जा जाकर अंदर वाले कमरे में आराम कर ले। कल तेरी पहली रसोई है, फिर मुंह दिखाई भी, और यहाँ तेरे मायके की तरह सब कुछ आसान नहीं होने वाला। जी माँ जी। गुंजन घर में चारों तरफ नजर दौड़ाती है और समझ जाती है कि उसका ससुराल का जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है, जिसके बाद गुंजन आराम करने चली जाती है। वहीं अगले दिन ससुराल में गुंजन सुबह जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो जाती है। अम्मा जी, गैस कहाँ है? वो तो तेरे मायके से आया होगा ना बहू। तेरे मायके से आने वाले गिफ्ट्स अभी तक आए नहीं। माँ जी, पापा ने कहा है कि यहाँ इतना सारा सामान रखने की जगह ही नहीं है, तो देकर क्या ही फायदा। इसीलिए सामान के पैसे उन्होंने बैंक में मेरे नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिए। इतना सुनते ही गुंजन की सास नंद, जो अब तक अच्छी बन रही थी, दोनों का बर्ताव उसके प्रति बदल जाता है। मैंने सोचा तेरे पापा गैस देंगे तो तुझे ही आराम होगा। हमारे घर में तो यही चूल्हा है, बनाओ इसी पर खाना। और हाँ, खेतों में हरी सब्जी है, बाहर भैंस बंधी है, तो पालक पनीर बना लेना। मलाई कोफ्ता, पनीर भुर्जी, तंदूरी रोटी और जीरा राइस, साथ में खीर बनाना मत भूलना बहू। पहली रसोई में जितना अच्छा खाना बनाएगी, ससुराल में तेरा उतना मान रहेगा। सास ने खाने की इतनी लंबी लिस्ट बता दी कि गुंजन चूल्हा देखकर घबरा जाती है। फिर भी गुंजन हार नहीं मानती। पहले तो चूल्हे की अच्छे से पुताई करती है, फिर बाहर से लकड़ियां लाकर चूल्हा जलाती है और चावल उबालने के लिए रख देती है। फिर खेतों से पालक तोड़कर लाती है और भैंस का दूध निकालकर दूध फाड़कर पनीर बनाती है। साथ में बचे हुए दूध को खीर के लिए रख देती है। जिसके बाद गुंजन एक एक करके चूल्हे पर सारा खाना तैयार करती है और सब्जी के लिए मसाला भी सिलबट्टे पर पीसती है। चूल्हे के धुएं से गुंजन की आंखें लाल हो गई थी और सिलबट्टे में मसाला पीसने से हाथ जल रही थी। भाभी, आपके पापा ने आपको मिक्सी, इंडक्शन और बाकी के सामान दिए होते तो इतना परेशान नहीं होना पड़ रहा होता। भाभी, नंद जी, अब ये मेरा घर है। जैसे आप लोग रह रहे हैं, मैं भी रह लूंगी। अपने कंफर्ट के लिए पापा को थोड़ी ना परेशान करना है। हमने भी गरीबी देखी है, मैं झेल लूंगी। भाभी का जवाब सुनकर नंद का मुंह बन जाता है। जिसके बाद गुंजन फटाफट सारा खाना बनाती है और सबको परोसती है। बहू, तूने चूल्हे पर पहली बार खाना बनाया है। यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, ठीक ही बना है खाना। अब और क्या ही तारीफ करनी भाभी की, सबने इतना तारीफ कर तो दिया है। बहू, और खीर देना, तो बहुत स्वाद है इसमें। जी माँ जी। सभी गुंजन की पहली रसोई का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और बहू को उसकी पहली रसोई का नेक देते हैं। हमारे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है गुंजन, लेकिन ये लो, ये चांदी की अंगूठी तुम्हारे लिए, पहली रसोई का नेक। इसी तरह घर वालों से जो बन पड़ता वो बहू को नेक देते हैं। वहीं शाम में सभी बहू की मुंह दिखाई के लिए आते हैं। चाची जी, बुला तो लिए हो बहू की मुंह दिखाई के लिए। बिठाओगी कहाँ? खेत में? नहीं नहीं, घर में। खेतों में थोड़ी ना बिठाऊंगी। जिसके बाद सुगंधा जी घर में चटाई बिछाकर सबको बिठाती हैं और बहू की मुंह दिखाई होती है। सुगंधा, तू तो कह रही थी कि बहू के यहाँ से खूब दान दिए जाने वाला, क्या हुआ? फुस हो गई? ऐसा नहीं है, दहेज के लिए घर में जगह तो होनी चाहिए ना। खैर, हो गई ना मुंह दिखाई। आप सभी को देर नहीं हो रही? देर ना भी हो चाची जी, तब भी हम यहाँ खेतों में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। मच्छर कितने लगते हैं। चलो अब हम चलते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और गुंजन धीरे धीरे अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगती है। जहां दहेज न आने के कारण सास नंद का मुंह फूला रहता, तो वहीं गुंजन अच्छे खासे परिवार से होने के बावजूद भी ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश में लगी रहती है। अब धीरे धीरे गुंजन ससुराल वालों के साथ खेतों में भी काम करने लगती है और खेतों में हरी सब्जियां उगाकर उससे अच्छे से सब्जी और दाल बनाकर सबको खिलाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद गुंजन का पहला करवा चौथ आता है। भाभी, करवा चौथ आ रहा है, याद है या भूल गई? अपने मायके में कह देना बहू, पहला करवा चौथ मायके से ही आता है, वरना तेरी माँ कहेगी कि ससुराल में जगह नहीं है तो करवा चौथ कहाँ मनाएगी। गुंजन सास के ताने समझ जाती है और बड़े ही संयम से उनकी बात का जवाब देती है। माँ जी, माँ को याद है, वो आज ही पापा से मेरे पहले करवा चौथ का शगुन भिजवा देंगी। वहीं थोड़ी ही देर में पुनीत जी की बेटी के पहले करवा का सारा सामान लेकर आते हैं और कुछ देर बेटी से मिलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पुनीत जी के जाते ही, ये क्या माँ, भाभी के लिए इतनी सुंदर साड़ी और आपके लिए ये हल्की सी साड़ी? हाँ भाई, हम गरीब हैं तो हमें नीचा दिखाया जा रहा है।
नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मेरी साड़ी चाहिए तो आप ये वाली ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं तेरी साड़ी ले लूं ताकि जग मुझे ताना दे कि बहू की साड़ी उतरवा कर पहन ली। अच्छा दिमाग लगाया बहू तूने भी। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आगे गुंजन सास की बातों का ज्यादा जवाब देना सही नहीं समझती और वहां से चली जाती है। उसके बाद गुंजन अपने करवा चौथ की तैयारियां शुरू कर देती है। वहीं करवा चौथ के दिन नीता और सुगंधा देर रात उठकर गुंजन के लिए सरगी बनाती हैं। इतना क्या इनकी सेवा करनी माँ? शाम में तो वैसे भी ये भरपेट खाना खाने वाली है। तक ऐसे नहीं कहते, इस उपवास का बहुत महत्व होता है। हमारा जो फर्ज है कर देते हैं, करवा माता सब देखती हैं। जिसके बाद सुगंधा जी बहू को सरगी देती हैं और गुंजन अपना करवा चौथ का व्रत शुरू करती है। गुंजन खेतों में ही एक पंडाल बनवाती है जहां गांव की सारी औरतें आकर गुंजन के साथ बैठकर साथ में मेहंदी लगाती हैं। वहीं शाम में गुंजन खेतों में ही गोबर से लीप कर थोड़ी सी जमीन समतल करती है और करवा माता की फोटो लगाकर करवा रखकर करवा माता की पूजा करती है। गुंजन के गरीब घर में आकर इतने प्रयास देखकर अब सुगंधा जी का दिल थोड़ा सा पिघलता है कि उनके इस तरह का बड़ा घर नहीं है, लेकिन जो भी है उनकी बहू उसी में एडजस्ट कर रही है। वहीं गुंजन करवा माता की पूजा करके शुभम के साथ खेतों से ही छलनी से चांद देखती है और फिर शुभम का चेहरा, जिसके बाद शुभम गुंजन का व्रत खुलवाता है। गुंजन अपने ससुराल में हर त्योहार बड़े से अच्छे से मनाती थी। कम साधनों के बावजूद भी वो सब कुछ मैनेज करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। माँ, दिवाली आ रही है, इस बार फराल बनेंगे या नहीं? अब तक तो दिवाली की तैयारियां भी शुरू नहीं हुई। सब हो जाएगा पापा जी, आप चिंता न करें। बस फराल के लिए कुछ सामान है, ये ले लीजिए लिस्ट, ये लाकर मुझे दे दीजिए। ठीक है गुंजन। फिर शुभम बाजार जाकर चिवड़ा, मैदा और शक्कर ले आता है, जिससे गुंजन दिवाली के लिए चिवड़ा, चकली, शक्करपारी और गुजिया बनाती है और अपने खेतों में बने घर को अच्छे से साफ करके उसकी लिपाई पुताई करती है। हमने गुंजन को अपने घर की बहू बनाने का सही फैसला किया। देखो तो भाग्यवान, गुंजन ने कितने कम दिनों में सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। नए नए में सब एफर्ट देते हैं, पुरानी होने के बाद पता चलेगा कि गुंजन को बहू बनाने का फैसला कितना सही था और कितना गलत। वहीं गुंजन घर की लिपाई पुताई करके रंगीन कलर को पानी में घोलकर घर की दीवारों को सजाती है और हाथों से तोरण बनाकर लगाती है। वहीं खेतों की बाउंड्री पर भी लाइट लगाती है, जिससे दिवाली के दिन बहू का खेतों का ससुराल बहुत ही सुंदर लग रहा था और हर जगह उजाला ही उजाला था। बहू अपने खेतों के बीच में ही लक्ष्मी पूजन करती है। सब घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं और आप खेतों में। इसी खेत की वजह से हमारे सिर पर छत है और हम रोटी खा पा रहे ना नीता दीदी, इसीलिए। ठीक है भाभी। वहीं आस पड़ोस वाले भी बहू की ऐसी दिवाली देखकर चौंक जाते हैं। मानना पड़ेगा सुगंधा कागी, आपकी बहू तो बहुत गुणी है। इससे पहले आपके यहाँ इतनी अच्छी दिवाली नहीं मनाई गई। देखो तो आपका घर कितने अच्छे से बहू ने सजाया और ये खेतों में लाइटिंग लगाने का आइडिया तो काफी यूनिक था। इस तरह सभी पड़ोसन बहू की खूब तारीफ करती हैं और बीच गांव से सभी बहुओं के साथ खेतों में दिवाली मनाने आते हैं, जहां सभी बहुओं के हाथ का चकली, चिवड़ा और मिठाई खाकर पटाखे फोड़कर दिवाली मनाते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं और एक दिन गुंजन की माँ उसे फोन करती है। बेटा, छठ पूजा आने वाली है, याद है ना? हाँ माँ, याद है। तेरे यहाँ तो पास में कुछ है भी नहीं बेटा, बिना घाट के पूजा कैसे करेगी? माँ, मैं देखती हूँ क्या करना है। चलो अभी घर में बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। वहीं सुगंधा जी आज गांव में गई हुई थी, जहां 4 औरतें बैठकर छठ पूजा की तैयारी की बात कर रही होती हैं। आओ सुगंधा बहन, अच्छे समय पर आई हो। हम छठ पूजा की तैयारी की बात कर रहे थे, तुम भी रखोगी ना छठ का व्रत? कहाँ बहन, तुम्हें तो पता है मैं बीपी, शुगर और थायराइड की मरीज हूँ। एक दिन भूखी रह गई तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और छठ का व्रत तो कितना कठिन होता है। लेकिन चाची, छठ का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। क्या पता आपके पुराने दिन लौट आए छठ करने से। हाँ गीता बहू सही कह रही है। मैं गुंजन से कहती हूँ, मैं नहीं कर सकती तो गुंजन नई बहू है, उसका फर्ज है। जिसके बाद सुगंधा जी घर आ जाती हैं, जहां गुंजन खेतों से हरी सब्जियां तोड़ रही होती है। क्या बनाएगी बहू आज खाने में? मेथी खराब हो रही है, सोच रही हूँ मेथी की रोटी और सरसों का साग बना लेती हूँ और ये बाकी सब्जी ये बाजार जाकर बेच आएंगे। भाभी, कभी हरी सब्जियों से बाहर भी आ जाया करो, सारा दिन बस खेतों में लगी रहती हो। मेरी सहेलियां कहती कि तेरी भाभी शादी के पहले कैसे रहती थी और अब कितनी गंवार हो गई है। तो दीदी, आप उनसे कह दिया करो कि मेरे मेंटेनेंस का खर्चा वो उठाए, मैं डेली पार्लर जाया करूंगी। भाभी के तीखे जवाब से नीता की बोलती बंद हो जाती है। नीता जानबूझकर गुंजन से जलती थी, इसलिए उसकी बुराई का मौका ढूंढती थी। वहीं शाम में, शुभम बेटा, खेतों की सारी सब्जी की कटाई कर लेना।
अब कल जाकर बाजार में बेच आएंगे। छठ आ रही है ना, तो अच्छी बिक्री होने वाली है। जी पापा, छठ से याद आया कि माँ इस बार आप छठ नहीं रखोगी। नहीं, मेरी तो दवा चल रही है ना बेटा, मैं कैसे रहूंगी। लेकिन हाँ गुंजन बहू, तू अब नई नवेली है, अब से तू छठ रखेगी। घर की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए अब ये तेरी जिम्मेदारी है। माँ जी, मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं छठ का व्रत रखूंगी, बस आपके कहने का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद गुंजन छठ के व्रत की तैयारियां शुरू कर देती है। माँ जी, कल नहाए खाए है ना, और यहाँ आसपास में कोई नदी या तालाब या घाट नहीं है क्या? पहले था, लेकिन अब सूख चुका है बहू वो सब। बिना पानी के तू अब छठ का व्रत कैसे करेगी? माँ जी, कुछ तो करना ही होगा। जिसके बाद गुंजन सोच में पड़ जाती है कि अब वो कैसे छठ की पूजा करेगी। तभी गुंजन को आइडिया आता है। क्यों ना मैं हमारे इतने बड़े खेत में ही गड्ढा खोदकर पानी भरकर अपनी छठ पूजा की पूजा करूं। जिसके बाद गुंजन अपने पति की मदद से फावड़ा में खेत में एक गड्ढा सा खोदती है, बड़ा सा, और पास के कुएं से बाल्टी बाल्टी पानी लाकर गड्ढे में भरती है। कई घंटों की मेहनत के बाद गुंजन ने गड्ढे में पानी भर लिया था ताकि वो अगले दिन नहाई खाई की रस्म कर सके। जिसके बाद गुंजन अपने घर को अच्छे से साफ करती है और गोबर से लीप कर पूरा घर शुद्ध करती है और चूल्हे को मिट्टी से पोतती है। अगले दिन गुंजन सुबह जल्दी उठकर अपने द्वारा बनाए गए गड्ढे में नहाती है और फिर खेतों से लौकी तोड़कर लाती है और सात्विक तरीके से लौकी की सब्जी और चावल बनाकर खाती है और नहाई खाई की रस्म पूरी करती है। मैं तो डर रही थी कि बिना तालाब या घाट के तू छठी मैया का व्रत कैसे करेगी, लेकिन मुझे तेरे मन की श्रद्धा देखकर अच्छा लगा। माँ जी, छठी मैया है ना साथ, तो सब हो जाएगा। गुंजन ने नहाई खाई की रस्म करने के बाद छठ पूजा के सामान का जुगाड़ करने लगती है। अजी, छठ पूजा के सामान के लिए पैसे चाहिए थे। ये लो 200 रुपए ही है, और इतने में ही सामान ले लेना, क्योंकि जो भी सब्जियां बेचने गया था सब खराब हो गई थी। आप चिंता ना करो, सब ठीक होगा। गुंजन 200 रुपए लेकर बाजार जाती है और सामान खरीदने लगती है। भैया, ये नारियल कैसे दिया? 100 रुपए का एक नारियल। ये तो बहुत महंगा है। और फल फूल कैसे दिया? 5 फल। 150 में कोई भी 5 फल ले लो आप। और ये सूप कैसे दिया? 120 रुपए का है। आपको कुछ लेना तो है नहीं, बस रेट पूछवा लो। अरे जाओ जाओ, टाइम खराब मत करो, जब कुछ नहीं खरीदना तो। वहीं गुंजन अपनी मुट्ठी में 200 रुपए देखकर शांति से घर आ जाती है। आपने कुछ लिया नहीं? बाजार में हर सामान महंगा है, इन्होंने केवल 200 रुपए दिए थे, उतने में कुछ नहीं आएगा। अब गुंजन को समझ नहीं आ रहा था कि वो दिवाली कैसे मनाई। तभी गुंजन को याद आता है कि उसने घर के पीछे ही कुछ गन्ने बोए थे, वो अब तक बढ़ गए होंगे। फिर गुंजन घर के पीछे से गन्ने काट लाती है और जंगल जाकर बांस काट कर लाती है। बहू, इस बांस का क्या होगा? माँ जी, बाजार में सूप 120 रुपए का है, पूरे छठ के सामान में 500 रुपए से ज्यादा लगेंगे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जैसे तैसे कम में काम हो जाए। मैंने बचपन में मम्मी को हाथ से सूप बनाते देखा है, मैं बना लूंगी। फिर गुंजन बांस काट कर उसकी पतली फड़ियां करके हाथ से सूप बनाती है और जंगल से ही सूखा नारियल लेकर आती है। अजी, 5 फल चाहिए था, आप एक बार कहीं से लाए थे ना? हाँ, वो मेरे दोस्त की दुकान है, मैंने हरी सब्जी के बदले में उसे फल लिया था। आप लेते आएंगे? ठीक है। जिसके बाद शुभम अपने दोस्त की दुकान पर जाकर उसे फ्री में कुछ हरी सब्जियां देकर वहां से फल फूल ले आता है। वहीं गुंजन खेतों की लाल मिट्टी से पूजा करने के लिए 2 मिट्टी के दिए बनाती है और इस तरह गुंजन छठी मैया के पूजन का सारा सामान तैयार करती है। वहीं शाम में एक पड़ोसन जब सुगंधा जी से मिलने आती है। और सुगंधा बहन, तुम्हारी बहू ने ठेकुआ और खस्ता बनाया है? नहीं नहीं बहन, अभी तक तो नहीं बनाया है। बहू को कह देना बनाने, क्या पता बिना ठेकुआ के छठ पूजा ना कर ले। काकी, आप चिंता मत करो, आपसे पहले मेरा ठेकुआ और खस्ता तैयार हो जाएगा। मेरा तो गेहूं धुलकर भी सूख चुका है। वहीं खरना वाले दिन गुंजन सुबह जल्दी उठकर नहाकर अपना दिन भर का निर्जला व्रत शुरू करती है। पत्थर की चक्की पर सुखाया हुआ गेहूं पीसकर आटा और मैदा तैयार करती है और अकेले ही ढेर सारा ठेकुआ और खस्ता बनाती है। वहीं शाम में चूल्हा पोत कर अच्छे से साफ सफाई करती है। फिर चूल्हे पर गुड़ की खीर रोटी बनाती है। जिसके बाद गुंजन गुड़ की खीर रोटी और केला खाकर अपने खरना के दिन का उपवास पूरा करती है। बहू, अब खा ले अच्छे से, इसके बाद पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना है। जी माँ जी। जिसके बाद गुंजन का निर्जला व्रत शुरू होता है और गुंजन पूरे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए बिता देती है और अगले दिन शाम में एक सिंपल सी साड़ी पहनकर नाक से मांग तक सिंदूर भरकर लगाती है। पूजा का सारा सामान तैयार करती है और खेत में ही बनाए गए घाट पर छठी मैया की पूजा करती है और सूर्य देव को संध्या अर्घ देती है। गुंजन की कड़ी तपस्या और मेहनत देखकर आज सुगंधा जी बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। मेरी बहू कितनी मेहनती है। आसपास में ना कोई तालाब है और ना ही कोई नदी,
ना कोई घाट, फिर भी बहू ने इतनी मेहनत करके अपनी छठी मैया का व्रत सफल कर लिया। आसपास के सारे घाट सूख गए सुगंधा बहन, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम भी यहाँ पूजा कर लें क्या? छठी मैया की आराधना के लिए कौन ही मना करेगा भला। शुक्रिया चाची जी। फिर सभी पड़ोसने साथ में छठी मैया की पूजा करते हैं और सूर्य देव को संध्या अर्घ देती हैं और बैकग्राउंड में सभी छठी मैया के गीत गाते हैं। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देवे, घटवा पे तिवई चढ़ावले हो, घटवा पे तिवई चढ़ावले हो। जल बिच खड़ी होई दर्शन ला आसरा लगावेले हो। छठी मैया के ऊंची रे अररिया हो, आहो पर चढ़लो न जाए। लीही ना कवन देव को दरिया, घटिया दीना बनाई। इसी तरह सभी छठी माँ और सूर्यदेव का गीत गाकर संध्या अर्घ करती हैं और छठी माँ को पूरे मन और श्रद्धा से पूजती हैं। एक पल के लिए खेतों पर बनाए गए घाट पर जो माहौल बनता है, सभी भूल जाते हैं कि वो खेतों में छठी माँ की पूजा कर रहे हैं। सारी पड़ोसने और घर वाले हाथ जोड़कर ढलते सूर्यदेव को देखकर प्रणाम करते हैं। वहीं बहु दूर तक पानी में खड़ी रहकर छठी माँ की आराधना करती है। वहीं रात भर खेतों में ही सारी पड़ोसने गाना बजाना करती हैं, छठी माँ के अच्छे अच्छे गीत गाती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। अगले दिन सुबह बहु जल्दी उठकर नहाकर तैयार होकर कोरी साड़ी पहनकर फिर से नाक से मांग तक सिंदूर सजाती हैं और खेतों में बनाई छठी माँ के घाट पर उगते सूरज को देखकर पूजा करती है। छठी मैया, मेरे ससुराल के हालात सुधार दो, सब आप पर निर्भर है मैया। सब कुछ सही कर दो, मेरे ससुराल की सुख समृद्धि लौटा दो मैया, पहले के जैसे कर दो सब। हे सूरज नारायण, बस अपनी कृपा बरसाए रखना प्रभु। इतना कहकर गुंजन सूर्यदेव को सुबह का अर्घ देती है और छठी माँ और सूर्यदेव की पूजा करती है। इसके बाद बारी बारी से सारी पड़ोसने भी सूर्यदेव को सुबह का अर्घ देकर उनकी पूजा करती हैं और इस तरह सभी मिलकर खेतों में ही छठी माँ की आराधना करती हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो सुगंधा, जो इतनी बढ़िया बहू मिली है। और नहीं तो क्या, वरना इतनी मेहनती बहू जल्दी कहीं नहीं मिलती, खासकर जब लड़की समृद्ध परिवार से गरीब घर में आए तो। मैं भी भाभी को बहुत बुरा भला बोलती थी, लेकिन भाभी आप बहुत अच्छी हो। आज के टाइम पर कोई इतना लंबा उपवास नहीं करता, सब तो अपने ही फैशन में चूर रहते हैं। पहले मेरा भी मुंह बना था कि बहू दहेज नहीं लाई, लेकिन मेरी बहू ही दहेज है, सब काम खुद से करती है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया मेरी बहू ने। सभी बहू की खूब तारीफ करते हैं और पड़ोसने अपने घर चली जाती हैं। जिसके बाद गुंजन नहा धोकर घर की साफ सफाई करके खीर, पूड़ी, सब्जी, चावल सारा खाना बनाती है और भगवान को भोग लगाकर अपने ससुराल वालों को खाना परोसती है और खुद भी खाना खाती है। वाह गुंजन, आज के खाने में तो अलग ही स्वाद है। वैसे तुम्हें छठी माँ के प्रसाद में बना ठेकुआ नहीं दिया? ये लीजिए जी। गुंजन सबको ठेकुआ देती है और व्रत का प्रसाद गांव में भी बांट कर आती है। वहीं जब बहू घर आती है तो देखती है एक बड़ी सी गाड़ी उसके ससुराल के खेतों के घर के बाहर खड़ी है। कौन आया है? बहू, अब हमारे भाग्य खुलने वाले हैं। हमने सुना यहाँ एरिया में सबसे ज्यादा हरी सब्जी की खेती आप ही लोग करते हैं। हमने हरी सब्जी की सुपरमार्केट खोली है। रोजाना हमें फ्रेश हरी सब्जियां चाहिए, ढेर सारी वैरायटी की ढेर सारी हरी सब्जी, जिसके हम आपको अच्छे दाम भी देंगे। हाँ ठीक है, हम आपको हरी सब्जी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद शुभम, राजीव और सभी घर वाले मिलकर खेतों में खूब मेहनत से हरी सब्जी उगाते हैं और सुपरमार्केट में अच्छे दाम पर बेचते हैं। वहीं उनके यहाँ की सब्जी ताजी और हेल्दी होने के कारण सुपरमार्केट में उनकी सब्जियां जल्दी बिक जाती हैं, जिससे अब उन्हें हरी सब्जियों के अच्छे दाम मिलने लगे हैं। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। जब से हमने सब्जियों को सुपरमार्केट में देना शुरू किया है, इसके अच्छे दाम मिलने लगे हैं। क्यों ना दूसरों के खेत लीज पर लेकर और तरह तरह की सब्जियां उगाई जाए, इससे ज्यादा पैसे आएंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। और मैंने तो कृषि की थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है, तो मुझे इसका आइडिया है। जिसके बाद राजीव जी बहू के कहने पर दूसरों के कुछ खेत भी लीज पर ले लेते हैं और सभी मिलकर अब हरी सब्जियों के साथ दूसरी अन्य सब्जी, गोभी, मटर, आलू, टमाटर, भिंडी की भी खेती करते हैं, जिससे अब उनके पास से कई सुपरमार्केट के ओनर सब्जी लेने लगते हैं और उनकी कमाई बढ़ जाती है। ऐसा करते करते 2 साल में ही गुंजन के ससुराल वाले अच्छा पैसा कमा लेते हैं और अब गुंजन उन पैसों से गाँव में अपना खुद का बड़ा सा घर बनाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बहू कभी हमारा इतना बड़ा खुद का घर होगा। माँ जी, तो छठी मैया की कृपा है। जब से मैंने छठी माँ का व्रत करना शुरू किया है, देखिए तब से सब बढ़िया हो गया है।
गुंजन अब हर साल छठी माँ का व्रत रखती है और बड़ी श्रद्धा से छठी माँ और सूर्यदेव की पूजा करती है। वहीं धीरे धीरे अपने कमाए हुए पैसों से गुंजन गांव में एक छठी माँ का घाट बनवाती है जहां सभी मिलकर पूजा कर सके और अब सभी खुशी से रहने लगते हैं। छठी मैया की जय।